फिर से आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राधा कृष्ण कोचिंग सेंटर में। मैं विकास कुमार अपने टेक्निकल टीम रवि रंजन के साथ फिर से आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इतिहास का जो है बार बार जो रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। ये कुछ क्वेश्चन लेकर आपके लिए आए हैं जो यह कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है। और ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्ज़ाम है जो अभी होने वाला है, जैसे फिर से आप सभी के लिए सुनहरा मौका आ गया है। बिहार दरोगा का फिर से वैकेंसी आया है, लगभग 2200 पोस्ट है और इसका मेंस भी होने वाला है। मेंस अभी नहीं हुआ, फिर से आपका जो है न्यू वैकेंसी आ गया है। दिल्ली पुलिस का भी है, उसके बाद बिहार फॉरेस्ट गार्ड का है, बिहार फॉरेस्टर का है, उसका बिहार पुलिस भी ये सप्ताह या अगला सप्ताह में आ जाएगा। फिर से 10,000 पोस्ट के करीब। सचिवालय सहायक भी आने की उम्मीद है, चाहे 500 आए या 1500 आए, लेकिन आएगा। फिर से बिहार SSC आएगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले पिटारा खुल रहा है धीरे धीरे। और सभी आपके लिए कंपटीशन के क्षेत्र में सुनहरा मौका है, तो आप लोग समय को बर्बाद न करें, पूरा एकदम इस पर जी तोड़ मेहनत करें और भीड़ जाए। इसलिए आपके लिए कुछ अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि इसे आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कहीं आ सकता है या पूछ सकता है, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए या आप लाइक कीजिए। अन्यथा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं लगे तो आप नहीं भी कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1483 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1526 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1556 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1761 ईस्वी। तो ध्यान दीजिएगा, पानीपत का 3 युद्ध हुआ। पानीपत का कितने युद्ध हुआ? 3 युद्ध हुआ। एक हुआ 1526 में प्रथम युद्ध, दूसरा हुआ 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध और तीसरा हुआ 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। तो इसके बारे में पहले जानते हैं। पहला ऑप्शन 1483। तो 1483 में जो है, इसमें 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। और ये बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। अब थोड़ा गौर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, पानीपत का 3 युद्ध हुआ, जिसमें पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी एवं मुगल वंश के कहिए संस्थापक, क्योंकि इसी वंश को अंत करने के बाद बाबर मुगल वंश का नींव रखे थे। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर के बीच हुआ। किसके बीच? इब्राहिम लोधी एवं बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 20 अप्रैल, कब? 20 अप्रैल, डेट भी याद रखिएगा, 20 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ, जिसमें बाबर विजय हुए। और बाबर विजय होने के बाद जो इनको सहयोगी थे, बाबर को जो युद्ध में पानीपत के प्रथम युद्ध में सहयोग किए, उन सभी को बाबर ने चांदी का सिक्का भेंट किया। चांदी का सिक्का भेंट किए। उसके बाद अपने पुत्र हुमायूं को कोहिनूर हीरा भी भेंट किए थे। अपने पुत्र हुमायूं को कोहिनूर हीरा भी जीत की खुशी में भेंट किए थे। कोहिनूर हीरा का बहुत ही कहानी है, एक वीडियो आपके लिए अलग से लाएंगे। कोहिनूर हीरा बाबर जो है कहाँ से लाएं, फिर वह हुमायूं को दिए, फिर कहेगा शाहजहां मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा लगवाए थे, फिर कोहिनूर हीरा को नोच कर ले गए नादिर शाह ईरान। इस पूरा कहानी एक वीडियो में बताएंगे। तो पहले कहाँ है वो ध्यान दीजिएगा। कहेगा तो हुमायूं को कोहिनूर हीरा भेंट किए बाबर और अपने सभी सहयोगियों को जो दिए चांदी का सिक्का दिए थे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ और इसमें बाबर विजय हुए। कहेगा पानीपत का दूसरा युद्ध, तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। कब? 1556 ईस्वी में अकबर और अफगान सेनापति हेमू के बीच हुआ। पूछता है बार बार, किसके बीच से बीच? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और अफगान सेनापति हेमू के बीच। लेकिन वास्तव में इसमें अकबर युद्ध नहीं किए। अकबर अपने अंगरक्षक बैरम खां के संरक्षण में थे। अकबर उस समय 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक 1556 से 1560 ईस्वी तक
अकबर अपने अंगरक्षक यानी कहिए बॉडीगार्ड बैरम खां के संरक्षण में थे, और संरक्षण में रहने के कारण ही जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ उसमें अकबर न लड़ के इसके सेनापति यानी कहिए अंगरक्षक बैरम खां द्वारा लड़ा गया था, और इसमें बैरम खां यानी अकबर का जीत हुआ और हेमू जो है हार गए। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब? 1556 ईस्वी। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था आपको 14 जनवरी, कब? 14 जनवरी 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। कहेगा किसके किसके बीच? तो कहेगा अहमद शाह अब्दाली, यह भी अफगान सेनापति थे, अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था आपको पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें मराठों की ओर से कौन भाग लिए? तो मराठों की ओर से कहिएगा आपको सैद्धांतिक प्रधान जो थे युद्ध का सैद्धांतिक प्रधान वह थे विश्वास राव। कौन थे? विश्वास राव। लेकिन इसका मूल रूप से नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। याद रखिएगा, सैद्धांतिक प्रधान थे विश्वास राव, लेकिन मूल रूप से इसका नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। इसमें सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव को युद्ध के मैदान में ही मृत्यु हो गया, मार दिया गया। इसमें इन मराठा के तोप खाना के जो सरदार थे वह इब्राहिम गर्गी थे। याद रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी जो तोप खाना के जो सरदार कौन थे? तो इब्राहिम गर्गी। तो कहेगा विश्वास राव और सदाशिवराव भाऊ की मृत्यु हो गई युद्ध के मैदान में पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मारा गए। यही जब खबर आया था पेशवा बालाजी बाजीराव को ये जब यह खबर आया तो बालाजी बाजीराव यह सुनते ही उनका मृत्यु हो गया। बालाजी बाजीराव की मृत्यु यह सुनते ही हो गया था पानीपत के तीसरा युद्ध के बाद। तो पानीपत का प्रथम 1526 में, पानीपत का दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। तो आप समझ रहे होंगे साहब तीनों युद्ध के बारे में जो मेन पूछ रहा है वो बता दी हैं। आप इसको फिर से एक बार अगर देख लेंगे तो फिर से उसको रोक के भी सुन सकते हैं, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे आप नोट कर ले तो अपने नोटबुक में, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? पहला ऑप्शन है ग्लैडस्टोन, ऑप्शन बी है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी है पामस्टन, ऑप्शन डी है क्लेमेंट एटली। तो चलिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा आपको पामस्टन, सी नंबर। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन थे। अब चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह जब हुआ तो उस समय जो थे आपका पामस्टन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, और कहीं यहाँ हमने प्रधानमंत्री न पूछ के आपको पूछ दे के बताइए उस समय गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था? तो अब वहाँ उस समय कहेगा 1857 में जो था कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग थे। और कहेगा महारानी कौन थे? तो महारानी विक्टोरिया थे। देखिए प्रधानमंत्री इंग्लैंड के ब्रिटेन के कौन? पामस्टन। कहेगा गवर्नर कौन था? तो कहिएगा कौन? कैनिंग। और कहेंगे महारानी कौन थी ब्रिटेन के? तो कहिएगा विक्टोरिया थे। तो 1857 के विद्रोह के समय पामस्टन थे। पहला ऑप्शन है ग्लैडस्टोन। तो ध्यान दीजिए ग्लैडस्टोन को ब्रिटेन के वयोवृद्ध कहा गया है। वयोवृद्ध आप नाम सुने होंगे, भारत का कहेगा वयोवृद्ध व्यक्ति तो आप कहते हैं दादा भाई नौरोजी, माने ग्रेट ओल्ड मैन। ग्रेट ओल्ड मैन को हम कहते हैं हिंदी में वयोवृद्ध। तो ग्रेट ओल्ड मैन जो था ग्लैडस्टोन यही ब्रिटेन के थे, और भारत के कहेगा ओल्ड मैन तो कौन? दादा भाई नौरोजी। तो ग्लैडस्टोन जो थे, अब कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। 1885 को जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था भारत में, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैडस्टोन। चलिए ऑप्शन बी है विंस्टन चर्चिल। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में जब हुआ उस समय कहेगा कौन था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? तो विंस्टन चर्चिल। यही विंस्टन चर्चिल गांधी जी को क्या कहते? नंगा फकीर। पूछता है तो गांधी जी को नंगा फकीर कौन कहा था? तो विंस्टन चर्चिल। यही विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। सवाल पूछता है, सभी जो कितना नाम बोल रहे हैं सब अपने आप में सवाल है, इसलिए गौर कीजिएगा। ऑप्शन डी है क्लेमेंट एटली। तो क्लेमेंट एटली जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को,
उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, और पूछता है कि कौन पार्टी से संबंधित थे, तो यह लेबर पार्टी से संबंधित थे। कौन पार्टी? लेबर पार्टी से संबंधित थे। तो पहला है गैलेस्टोन, कब? 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ब्रिटेन के उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री। दूसरा विंस्टन चर्चिल, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, यही गांधी जी को नंगा फकीर कहे थे। तीसरा ऑप्शन है पामेस्ट्रॉन्ग। पामेस्ट्रॉन्ग जो है आपका 1857 के बजुर्गों के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उस समय गवर्नर कहेगा था आपको कैनिंग थे। ब्रिटेन के महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया थी, ध्यान दीजिएगा सब। क्लेमेंट एटली, तो क्या भारत जब आज़ाद हुआ 1547 को, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, कौन पार्टी? लेबर पार्टी से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम कौन थी? तो ऑप्शन है नर्तकी, ऑप्शन बी है गायिका, ऑप्शन सी है लेखिका, ऑप्शन डी है नायिका। तो ऑप्शन से हिसाब से यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी, लेखिका। गुलबदन बेगम कौन थी? तो लेखिका थी। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले ले। गुलबदन बेगम बाबर के पुत्री एवं हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम कौन थी? तो बाबर के पुत्री एवं हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम लेखिका इसलिए कहा गया कि गुलबदन बेगम अकबर के कहने पर, किसके कहने पर? कभी कभी पूछ देता है किसके कहने पर हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। तो अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। कौन भाषा में? तो फारसी भाषा में। भाषा भी याद रखिएगा। अब ऊपर झापर वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है, अब ध्यान दीजिएगा। हर बार क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन नहीं आता है। अगर हर बार क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन आता तो हर बार मोटा क्वेश्चन बैंक नहीं होते जाता है। इस बार देखिएगा इतना मोटा क्वेश्चन बैंक है, अगला बार इतना इतना इतना। इसका मतलब क्या हुआ? तो हर बार नया नया क्वेश्चन आ रहा है और नया नया क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन बैंक मोटा हो रहा है। तो हमेशा नए क्वेश्चन की ओर रहिए। आपको अगर परीक्षा सेंटर में नया क्वेश्चन आ जाए तो मुस्कुराइए और उसका उत्तर दीजिए, क्योंकि आप नया क्वेश्चन बनाएंगे और आपसे जो है अगला जो क्वेश्चन बैंक रट के आया हुआ बहुत पीछे हो जाए। इसलिए नए नए क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। पूछेगा फिर क्वेश्चन पर आइए। कहे गुलबदन बेगम कौन थी? तो हुमायूं की बहन थी, बाबर की पुत्री थी, एक लेखिका भी थी, क्योंकि यह हुमायूं नामा लिखी थी। हुमायूं नामा की रचना कौन किया? गुलबदन बेगम। कौन भाषा में? फारसी भाषा में। किसके कहने पर? तो अकबर के कहने पर। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 1871 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1872 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1881 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी 1882 ईस्वी। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1872 ईस्वी। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में। इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। भारत में पहली जनगणना जो हुआ था तो वह लॉर्ड मेयो के काल में हुआ। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में हुआ था जनगणना। लेकिन ये जनगणना जो था वह कुछ आंशिक क्षेत्र में हुआ था, पूरे क्षेत्र में नहीं हुआ था। कहीं कहीं हुआ, बहुत कम क्षेत्र में, आंशिक क्षेत्र में हुआ था। और इसके लिए अगले बार 1800 कहेंगे आपको, ऑप्शन भी है वो 1881 में आप नियमित जनगणना हुआ लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना, और कहिएगा क्या? पूरे क्षेत्र में हुआ था, आंशिक नहीं। इस बार पूरे विस्तृत रूप से हुआ था नियमित जनगणना। उसके बाद जनगणना 10 वर्ष पर होने लगा। उसका जनगणना 10 वर्ष पर होने लगा। तो कहेगा सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1800, ऑप्शन नंबर बी 1872। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पर भी, ऑप्शन सब इसमें है। और कहेगा नियमित जनगणना तो लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना, लॉर्ड रिपन के समय 1881 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर बी है सिकंदर लोधी और ऑप्शन नंबर सी है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो लोधी वंश का अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। ध्यान दीजिएगा, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी। अब कहेगा लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी। लोधी वंश में 3 ही शासक जो हुए मेन रूप से। तो पहला थे संस्थापक बहलोल लोधी, और दूसरा शासक हुए सिकंदर लोधी, और तीसरा एवं अंतिम शासक हुए इब्राहिम लोधी। यही इब्राहिम लोधी की हत्या करके पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने
मारकर नया एगो वंश मुगल वंश की नींव रखी थी। तो ध्यान दीजिएगा, सिकंदर लोदी से ध्यान दीजिए। आगरा शहर कभी कभी पूछता है आगरा शहर कौन बसाया था, तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर सिकंदर लोदी द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी। और इस सिकंदर लोदी द्वारा गजे सिकंदरी जो मापने का यंत्र था, इन्हीं द्वारा सिकंदर लोदी द्वारा लाया गया था। तो लोदी वंश। तो अब समझिए दिल्ली सल्तनत जो है, जब आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें आता है दिल्ली सल्तनत। तो पूरा दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश आए। कितने वंश? दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश आए। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा एवं अंतिम लोदी वंश। पांचवा एवं अंतिम लोदी वंश। तो ध्यान दीजिएगा कितने आए दिल्ली सल्तनत में वंश? 5 वंश। तो थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ सवाल उठता है। कहेगा पहला वंश जो था गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश। कहेगा संस्थापक कौन थे गुलाम वंश के? तो कहेगा गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ना वास्तविक संस्थापक है तो इल्तुतमिश थे, लेकिन संस्थापक कहा था कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कार्यकाल 1206 से 1290। इसका दूसरा वंश दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश 1290 से 1320। 1290 से 1320 खिलजी वंश का कार्यकाल है। संस्थापक है खिलजी वंश में। अब ध्यान दीजिएगा, खिलजी वंश में जो संस्थापक थे आपका, वह इसी खिलजी वंश का कार्यकाल आपका था 1290 से 1320। जिसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। अब कहेगा आपका जो था अगला वंश वह तुगलक वंश था। तुगलक वंश का कार्यकाल जो था 1320 से 1414 ईस्वी। कब? 1320 से 1414 ईस्वी। कहेगा इसके संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक। सबसे लंबी कार्यकाल जो था यही तुगलक वंश का ही कार्यकाल था, 5 में। चौथा जो वंश था वह था सैयद वंश। कौन वंश? सैयद वंश। इसका कार्यकाल कहेगा सैयद वंश का कार्यकाल आपको था 1414 से 1451 ईस्वी। इसका संस्थापक कौन थे? खिरीज खां। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश था वह था लोदी वंश। कौन था? लोदी वंश। 1451 से 1526 ईस्वी लोदी वंश का कार्यकाल है। इसके संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। तो ध्यान दीजिएगा ये सब पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा है बी नंबर स्टोपेट क्रिप्स, सी है एबी अलेक्जेंडर और डी है सभी। तो ध्यान दीजिएगा कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए होगा पैट्रिक लॉरेंस। ध्यान दे यहाँ पर कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। कब? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। वह 3 सदस्यीय थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। जिसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो पैट्रिक लॉरेंस के। और सदस्य और दो कौन थे? स्टोपेट क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। सब ऑप्शन यही में। अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। सदस्य के रूप में थे स्टोपेट क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। अगर पूछ देता यहाँ कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष न पूछ के कह देता कैबिनेट मिशन योजना के जो थे कितने सदस्य थे, और तो क्या होता? 3 सदस्य। यानी आंसर क्या होगा? सभी। इनमें से सभी। कहा था कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष तो पैट्रिक लॉरेंस। कहेगा कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य तो तीनों थे इसमें, पैट्रिक लॉरेंस, स्टोपेट क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। सभी इसमें थे। जिसमें अध्यक्ष बना दिया गया था उसी में से पैट्रिक लॉरेंस के। यह कब आया था कैबिनेट मिशन? 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। अब ध्यान दीजिएगा अगला शक संवत की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 78 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 57 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है 622 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 319 ईस्वी। यानी सब ईस्वी में है, एक है ईसा पूर्व में। तो ध्यान दीजिए शक संवत की शुरुआत हुआ था आपको 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में। अब गौर कीजिएगा आपको संवत कितना है उसके खानदान खत्म कर देते हैं, इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर आपको लगेगा इस अच्छा है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो आप ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस वीडियो इतिहास का आ रहा है। उसके बाद आपके लिए जो है फिजिक्स का भी आएगा, कंपटीशन जो है इस लेवल केमिस्ट्री आएगा, उसके बाद आपके लिए इकोनॉमिक्स आएगा, सभी वीडियो आएगा जो आपको परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद हो। मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, सभी के लिए
आप तैयार रहिए, क्योंकि आपसे हम जुड़े हुए हैं और आप हमसे जुड़े हुए हैं इसलिए। और हम लोग भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, एग्ज़ाम भी देते हैं, रिजल्ट भी आया हुआ है और देते रहेंगे। और हम जानते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आता है और किस में हम लोग कंफ्यूज करते हैं, इस सब को दूर करना है। तो कहता है शक संवत। तो शक संवत जो है 78 ईस्वी में, जब कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, जब कनिष्क गद्दी पर बैठे तो गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाए, इसका नाम था शक संवत। कब? 78 ईस्वी में। यही शक संवत पर हमारे भारतीय कैलेंडर जो है आधारित है। भारतीय कैलेंडर जो है यही संवत पूछता है, भारतीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर। कहेगा अब संवत याद रखिएगा, 5-6 संवत याद रखिए। एक संवत खाली है ईसा पूर्व में, जो है विक्रम संवत। कहीं आपको मिलेगा 57 ईसा पूर्व, कहीं मिलेगा 58 ईसा पूर्व, लेकिन एक्यूरेट जो होगा 57 ईसा पूर्व ही है। तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व याद रखिएगा, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। उसका कहेगा शक संवत 78 ईस्वी, उसके बाद सब ईस्वी में शक संवत 78 ईस्वी। उसका कहेगा कलचुरी संवत 248 ईस्वी, कलचुरी संवत 248 ईस्वी। गुप्त संवत 319 या 320, कहीं 319 रहेगा कहीं 320 रहेगा, लेकिन एक्यूरेट है 319। गुप्त संवत 319 ईस्वी, गुप्त संवत 319 ईस्वी। हर्ष संवत 606 ईस्वी, हर्ष संवत 606 ईस्वी। हिजरी संवत 622 ईस्वी, हिजरी संवत 622 ईस्वी। और कहेगा इलाही संवत 1583 ईस्वी, इलाही संवत 1583 ईस्वी। फिर से गौर कीजिएगा, संवत जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा संवत मत नहीं है। ध्यान दीजिए, पहला सबसे पहले याद रखिएगा, ईसा पूर्व वाला याद कर लीजिए। 57 ईसा पूर्व में कहेगा विक्रम संवत, 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत। और कहेगा आपको 78 ईस्वी में शक संवत। भारतीय कैलेंडर इसी पर आधारित है, शक संवत पर। किसके उपलक्ष्य में पूछता है? तो कनिष्क गद्दी पर बैठा, इसीलिए संवत चला जिसका नाम था शक संवत 78 ईस्वी में। तीसरा संवत याद रखिए, कलचुरी संवत आपका था 248 ईस्वी, कलचुरी संवत 248 ईस्वी। गुप्त संवत 319 ईस्वी। हर्ष संवत 606 ईस्वी, हर्ष संवत 606 ईस्वी। हिजरी संवत 622 ईस्वी, हिजरी संवत 622 ईस्वी। इलाही संवत 1583 ईस्वी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपको, चित्रकला का स्वर्णकाल किस युग को कहा गया है? चित्रकला का स्वर्णकाल किस युग को कहा गया? ऑप्शन नंबर ए अकबर का काल, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर का, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी गुप्त का। देखिए ऐसा भी ऑप्शन रहता है, चलिए क्या कंफ्यूज कर जाए, सब स्वर्ण काल वाला है, लेकिन यहाँ कह रहा है चित्रकला का स्वर्णकाल किस युग को कहा गया है? चित्रकला का स्वर्णकाल ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के काल को कहा गया है। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को। अकबर के काल को क्या कहा गया? हिंदी या फारसी का स्वर्णकाल। शाहजहां के काल को कहा गया स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। गुप्त काल को कहा गया संस्कृति का स्वर्णकाल। लेकिन और स्वर्णकाल है, स्वर्णकाल के भी आप पूरा खानदान खत्म कर ले, जिस पर आप भीड़े उसको आप पूरा खत्म कर ले तो अच्छा रहेगा। तो ध्यान दीजिए, स्वर्णकाल का कोई युग है। स्वर्णकाल कैसे कहते हैं? जिसके काल में जिसका सबसे ज्यादा विकास हो उसे कहेंगे स्वर्णकाल। तो कहेगा सबसे पहले आपको चित्रकला का स्वर्णकाल जो पूछा है, तो जानते हैं जहांगीर के काल की, लेकिन शुरुआत करते हैं हम शुरू से। कहेगा आपको स्वर्णकाल या कहेगा संस्कृति का स्वर्णकाल। किसके काल के? तो गुप्त काल को कहा जाता है। स्वर्ण काल भी खाली दे दे तो गुप्त काल मारिएगा, खोल दे संस्कृति का स्वर्ण काल, कभी क्या मारिएगा? गुप्त काल। स्वर्ण काल या संस्कृति का स्वर्ण काल, गुप्त काल। कहेगा हिंदी या फारसी का स्वर्ण काल, हिंदी या फारसी का स्वर्ण काल, तो कहेंगे अकबर के काल के। हिंदी या फारसी का स्वर्ण काल तो अकबर के काल के। उसके बाद कहेगा चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल, चित्रकला का स्वर्ण काल तो जहांगीर के काल। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल तो शाहजहां के काल, स्थापत्य कला शाहजहां के काल। क्लियर है इतना? उसके बाद कहेगा आपको और काल है, जैसे कहे आपको प्राकृत भाषा का स्वर्ण काल, प्राकृत भाषा का स्वर्ण काल तो कहेगा सातवाहन काल, प्राकृत भाषा का स्वर्ण काल सातवाहन काल। और तमिल का स्वर्ण काल तो कहेगा चोल काल, तमिल का स्वर्ण काल चोल काल। उसके बाद कहेगा कन्नड़ साहित्य का स्वर्ण काल तो राजपूत काल, कन्नड़ साहित्य का कहेगा तो राजपूत काल। और कहेगा तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल तो विजयनगर साम्राज्य, तेलुगु का विजयनगर साम्राज्य। फिर से गौर कीजिएगा, कहेगा आपको स्वर्ण काल पहला
संस्कृति का स्वर्ण काल तो गुप्त काल, हिंदी या फारसी का स्वर्ण काल तो अकबर के काल, हिंदी या फारसी का स्वर्ण काल अकबर के काल, चित्रकला का स्वर्ण काल कहे जहांगीर के काल, स्तंभ कला का स्वर्ण काल कहे आपको शाहजहां के काल, कहेगा आपको प्राकृत भाषा का स्वर्ण काल सातवाहन काल, प्राकृत भाषा तो सातवाहन काल, तमिल भाषा का स्वर्ण काल तो कहेगा चोल काल, तमिल का चोल काल, और कहेगा कन्नड़ साहित्य का स्वर्ण काल तो राजपूत काल, कन्नड़ साहित्य राजपूत काल, और तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल तो विजयनगर साम्राज्य। तो लगता है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा स्वर्ण काल, इससे ज़्यादा स्वर्ण काल नहीं पूछता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है आपको 1929 ईस्वी में, अगले क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहाँ मौलाना आजाद है तो अबुल कलाम आजाद होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, जवाहरलाल नेहरू। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए चारों ऑप्शन पर हम गौर करते हैं। 1929 ईस्वी में, जब 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के तट पर, याद रखिएगा किस नदी? रावी नदी के तट पर। कहाँ? लाहौर में। 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर के रावी नदी के तट पर तिरंगा सर्वप्रथम फहराया गया था, और तिरंगा फहराया गया। उस समय पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। क्या रखा गया? पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य, पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। और किसके समय? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कहेगा कौन नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी एक बार मात्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक बार मात्र। पूछता है महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने, कहाँ, कौन अधिवेशन में? तो अब उसका थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है। अब वहाँ पूछता महात्मा गांधी किस अधिवेशन में, नहीं पूछता महात्मा गांधी कहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ध्यान दीजिएगा कैसे पूछता है। तो महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसमें भी 1924 ईस्वी में। कब? 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में। कहाँ? 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब सवाल उसे न पूछ के जान रहा है सेटर के रटले है बेलगांव अधिवेशन, तो वहाँ पूछेगा बेलगांव कहाँ पड़ता है, तो लड़का वहाँ चौंक वांग हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप घबराइएगा नहीं, बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ? कर्नाटक में। तो महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में एक बार मात्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी आप देखे होंगे, सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में ध्यान दीजिए। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार बने। कब? 2 बार। एक बार 1938 ईस्वी में और एक बार 1939 ईस्वी में, लगातार 2 बार। तो सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 ईस्वी में बने हरिपुरा में। तब हरिपुरा भी ट्रेंड चेंज हो गया। पूछेगा हरिपुरा कहाँ पड़ता है? याद रखिएगा गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात में। तो 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष बने हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा कहाँ? गुजरात में। और दूसरा 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष बने त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी, अब पूछ देगा त्रिपुरी कहाँ? मध्य प्रदेश में। याद रखिए, हरिपुरा गुजरात में, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष बने। लेकिन याद रखिएगा एकमात्र यही अधिवेशन था 1939 त्रिपुरी अधिवेशन जिसमें अध्यक्ष बनने के लिए वोटिंग हुआ था, मतदान हुआ था। पूछता है एकमात्र कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष बनने के लिए वोटिंग हुआ था? तो वही त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में मध्य प्रदेश में। इस समय एक गांधी जी की ओर से थे इनका अनुयायी, समझिए, पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी के सहयोग से खड़ा हुए थे अध्यक्ष पद के लिए, और एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। इसलिए मतदान हुआ और मतदान में पट्टाभी सीतारामैया बुरी तरह हार गए, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस कुछ दिन के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए, और उसके बाद अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। गौर कीजिएगा, इस पर भी फोकस कीजिएगा, इस सब बात पर। और अगला आपका है ऑप्शन देखे होंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो अबुल कलाम आजाद आज़ादी से पहले सबसे ज़्यादा दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले थे। 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बीच में कहीं भी अध्यक्ष दूसरा नहीं बने, यानी वो भी नहीं किया। तो 1940 से 1946 तक यानी 6 साल तक लगातार
अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो पूछता है सबसे ज़्यादा दिन तक कौन, आज़ादी से पहले अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे युवा भी थे अबुल कलाम आज़ाद। सबसे कम उम्र में बनने वाला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। चलिए आज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय तो रॉबर्ट क्लाइव ऑप्शन नंबर 1 है, बी है वारेन हेस्टिंग, सी है कैनिंग और डी है विलियम बेंटिंक। तो इसका आंसर होगा भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो हमें लग रहा है कि साहब को इसके बारे में बता दे, लेकिन हम बता देंगे तो भुला जाइएगा, इसलिए हम इसको बोर्ड पर भी लिख देते हैं। पूरा गवर्नर जनरल वायसराय पूरा क्लियर ही लिख देते हैं, एक बार बता देंगे, पूरा आप जाकर नोट करके याद कर लीजिएगा। तो हम लिख देते हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए इसलिए घबराइए नहीं, पूरा देखिएगा, अच्छा से देखिएगा। तो हम इसको लिख ही देते हैं। चलिए जो 10वां क्वेश्चन आपको था इस पर पूरा डिटेल ही लिख दिए, मैंने पूरा इसका गवर्नर जनरल या कहे वायसराय इसका पूरा खानदान है खत्म। इससे एक न एक क्वेश्चन आपको फिक्स है, ये हिस्ट्री के पार्ट में भी या कहेगा पॉलिटिकल साइंस के पार्ट में पूछता है एग्जाम में, इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। इसके बारे में कहानी है, जो कहानी आपको आधा से 1 घंटा चलेगा, कैसे वो गवर्नर जनरल से बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, वायसराय हो गया, फिर पुनः गवर्नर जनरल हो गया। इसका पूरा कहानी हम बताते हैं क्लास में, लेकिन समय का अभाव है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए आप जो है रेडीमेड आपके लिए तैयार है, देख ले के बाद। अगर आप पहला बार जुड़े हुए हैं, पहला बार देख रहे हैं वीडियो को, तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे इसका जो कहानी है या दूसरा कुछ पार्ट है तो आपके पास सबसे पहले चल जाए। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव। एग्जाम पूछ दे बंगाल का प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, जानिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। कहेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? तो वारेन हेस्टिंग। माने इसका लास्ट तो इसका फर्स्ट, याद रखिएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग। जनरल लग गया तो वारेन हेस्टिंग, जनरल लग गया तो वारेन हेस्टिंग, ध्यान दीजिएगा, जनरल लगा तो वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन है? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अब देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को कहे जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत का कहेगा प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। माने इसका लास्ट तो इसका फर्स्ट, माने एक लास्ट है तो एक फर्स्ट शुरू हो रहा है, तो याद करने में सुविधा है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड कैनिंग, अंतिम भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय। उसके बाद गवर्नर जनरल को कहा जाने लगा वायसराय, तो भारत का प्रथम वायसराय कहेगा तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, जो आपका 10वां नंबर क्वेश्चन वही था। और कहेगा भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। गुलाम भारत का अंतिम वायसराय, जो भारत गुलाम था उस समय अंतिम वायसराय तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय या गवर्नर जनरल, उस समय फिर वायसराय गवर्नर जनरल दोनों एक हो गया। और स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय या गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। गुलाम भारत का भी अंतिम और स्वतंत्र भारत का प्रथम तो कहेगा लॉर्ड माउंटबेटन। गुलाम भारत में अंतिम और स्वतंत्र भारत में प्रथम, कौन? दोनों में लॉर्ड माउंटबेटन। अब कहेगा स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय या गवर्नर जनरल, अंतिम वायसराय गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम तो लॉर्ड माउंटबेटन। और यहाँ बार बार पूछता है और वो कंफ्यूज करने वाला है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय, अगर वहाँ पर भारतीय लग जाए मतलब स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय तो सी राजगोपालचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय वायसराय गवर्नर जनरल या अंतिम भारतीय, यही प्रथम भारतीय भी थे अंतिम भारतीय, दोनों कौन? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छा से देखें, इसको नोट भी कर ले, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। खाली यहाँ थोड़ा सा अंतर है, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को जनरल कहा जाने लगा, उसका बंगाल का से भारत हो गया। इसी पर थोड़ा थोड़ा चेंज है और उसका जो है चेंज होते जा रहा है।
इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से आप उसको नोट कर ले, उसका इसका तैयारी करें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा शेयर करें, से ज़्यादा जोड़े, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा तो सबके इसमें फ़ायदा होगा, हम लोग भी उत्साह हम लोग का भी बढ़ेगा और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके के लिए फिर से लाएंगे। और अगले पार्ट की आप इंतज़ार करें, जल्द ही इसका अगले पार्ट भी आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।